यूक्रेन युद्ध 4 साल से ज्यादा वक्त से जारी है और ये रूस के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे खूनी संघर्ष है। लेकिन इस युद्ध में सिर्फ इंसान ही नहीं, मशीनों का भी नुकसान हुआ है, खासकर रूसी टैंक। यहाँ जो आंकड़े हैं वे वाकई चौंकाने वाले हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा स्टार भी है क्योंकि स्रोत अलग अलग है। ऑरिक्स एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट है जो केवल फोटो या वीडियो से सत्यापित नुकसानों की ही गिनती करता है और इसके आंकड़े सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं। इस तरह ऑरिक्स ने फरवरी 2022 से जून 2026 के बीच लगभग 4,400 रूसी टैंकों के नष्ट, क्षतिग्रस्त, छोड़े जाने या कब्जा किए जाने की पुष्टि की है। लेकिन इन सब के बावजूद रूस लगातार नए टैंक बना रहा है और कुछ स्रोतों के अनुसार वह वास्तव में अपनी तथाकथित विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू करने से पहले की तुलना में अब सक्रिय सेवा में अधिक टैंक रखने के कगार पर हो सकता है। यह कीव के लिए चिंता की बात हो सकती है, लेकिन रूस इस बढ़ते बेड़े का उपयोग मुश्किल से ही कर पा रहा है। जब मॉस्को ने बख्तरबंद बेड़े को फिर से खड़ा किया, तभी यूक्रेन ने टैंक नष्ट करने से भी ज्यादा विनाशकारी काम कर दिया। यूक्रेन ने खुद युद्ध के मैदान को बदल दिया और ऐसा करते हुए उस मुख्य युद्धक टैंक को, जिसने एक सदी तक जमीनी युद्ध पर राज किया था, लगभग एक बोझ में बदल दिया। तुलना करें तो यूक्रेन की पुष्टि की गई टैंक हानियां लगभग 1,400 के आसपास है और ओरिक्स खुद भी मानता है कि ये अधिकतम नहीं बल्कि न्यूनतम संख्या है, क्योंकि एक बार फिर ये केवल उन्हीं नुकसानों को गिनता है जिन्हें वो फोटो या वीडियो से सत्यापित कर सकता है। नष्ट वाहनों की असली संख्या रिकॉर्ड से ज्यादा हो सकती है। एक द्वितीयक संकलक का सुझाव है कि ये आंकड़े केवल वास्तविक रूसी टैंक हानियों का 50 से 70% ही दिखाते हैं, जिसका मतलब है कि असली संख्या इससे भी अधिक हो सकती है, संभवतः 6,300 से 8,800 टैंकों के बीच। यूक्रेनी जनरल स्टाफ अपनी ओर से 10,000 से अधिक का आंकड़ा बताता है। ये संख्या वास्तविक हो सकती है, लेकिन ये सरकार से है, जिसे दुश्मनों की नष्ट मशीनों का लाभ है, इसलिए इसे अधिकतम माने। लेकिन आप चाहे जो भी आंकड़े लें, कम से कम रूस ने अपने युद्ध से पहले के पूरे सक्रिय टैंक बेड़े के बराबर टैंक खो दिए हैं और संभवतः ये संख्या उससे लगभग दोगुनी है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक रूस के पास युद्ध शुरू होते समय करीब 3,000 टैंक सक्रिय थे और शायद इससे 3 गुना टैंक भंडारण में थे। और संस्थान ने गणना की कि सिर्फ पहले 13 महीनों की लड़ाई में, यानी फरवरी 2022 से मार्च 2023 के बीच, रूस ने उन सक्रिय टैंकों में से लगभग 1900 टैंक खो दिए। सिर्फ एक साल में आधे से ज्यादा सक्रिय टैंक खत्म हो गए। आधुनिक युग में इतनी तेजी से किसी सेना ने इतने बख्तरबंद वाहन नहीं गंवाए। तो इन सब के बावजूद रूस अब पहले से ज्यादा टैंक कैसे ला रहा है? असल में इसका जवाब उसी भंडारण में छुपा है जिसका हमने जिक्र किया था। वहां रखे ज्यादातर टैंक सोवियत संघ के दौर से जमा किए गए थे, जहां पुराने टैंकों को बस कभी कभार रख रखाव किया जाता था। IISS ने कहा रिजर्व में 9,000 टैंक हो सकते हैं, जबकि कुछ स्रोतों ने इसे 10,000 से ऊपर बताया। एक ओसिंट शोधकर्ता जोम्पी ने टैंक यार्ड्स की सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके एक और भी मामूली संख्या 7,342 टैंकों की गिनती की। और जब 2023 और 2024 में नुकसान बढ़ने लगे तो क्रेमलिन को साधारण गणित में भी समस्या होने लगी। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि रूस का एकमात्र कारखाना जो सच में पूरी तरह से नए टैंक बनाता है, निजनी तागिल में उरल-व-गोंजावोद, साल में केवल लगभग 250 नए आधुनिक T-90M टैंक ही बना सकता है। ओम्स्क कारखाना और 150 T-80 BVM बना सकता है, जो एक पुराने मॉडल का आधुनिक संस्करण है। साल में सिर्फ 400 टैंक बनते हैं, जबकि हर महीने औसतन 85 टैंक का नुकसान होता है। इसलिए रूस को सोवियत संघ के हजारों पुराने टैंकों के कबाड़ खानों का सहारा लेना पड़ा। मोर्चे पर पहुंचने वाला हर दूसरा तथाकथित नया टैंक वास्तव में नया था ही नहीं। पुराने सोवियत टैंक का ढांचा गोदाम से निकालकर उसकी पुरानी चीजें हटाई, नई ऑप्टिक्स, रेडियो और किनारों पर बोल्ट की हुई रिएक्टिव आर्मर लगाकर सेवा में भेजा गया। लेकिन यही बात मजाकिया हो जाती है और आप देख सकते हैं कि रूसी उद्योग लगभग पुरातत्व जैसी चीजें कर रहा है। रूस जब आसान विकल्पों से निपट चुका तो उसने आखिर पुराने यार्ड में पड़े करीब 1970 के दशक के T-72A टैंकों तक पहुंच बनाई। ये मशीनें इतनी खराब थीं
कि उनके इंजन पूरी तरह जवाब दे चुके माने गए। तो सितंबर 2024 में एक उद्योग प्रतिनिधि ने राज्य ड्यूमा की रक्षा समिति को बताया कि रूसी उद्योग ने एक तथाकथित नया पुनर्जीवन कार्यक्रम शुरू किया है। 45 टन के इन टैंकों के पुराने इंजनों को नए आंतरिक पुर्जों से फिर से तैयार किया जा रहा है ताकि कबाड़ हो चुके इंजनों को फिर से उपयोगी बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से सिर्फ करीब 100 इंजन बनने की उम्मीद थी, जो संग्रहित T-72A टैंकों का सिर्फ 10% कवर कर पाते। दिसंबर 2024 में रूस ने अपनी कोशिशें तेज की जब लेनिनग्राद ओब्लास्ट के किंगीसेप मशीन बिल्डिंग प्लांट ने एक नया ज्यादा ताकतवर इंजन तैयार करने का अनुबंध किया जो T-72A में भी फिट हो सके। रूस 50 साल पुराने टैंकों को फिर से सड़क पर लाने के लिए इतना दृढ़ था कि उसने बंद पड़े इंजनों को फिर से चालू करने के लिए एक पूरा औद्योगिक अभियान शुरू कर दिया। नई पुर्जों के साथ 1970 के दशक का T-72A कुछ हद तक आधुनिक T-72B3M जैसा बनाया जा सकता है, हालांकि उसकी सुरक्षा कभी भी उतनी अच्छी नहीं होगी। विश्लेषक ज़ोम्पी ज़ोम्पिया ने कहा कि तभी उन्हें विश्वास हो गया कि रूस अपनी अधिकतर बची टैंक फ्लीट को बहाल करना चाहता है जो पूरी तरह जंग नहीं लगी है। आइए असली टैंक की गणना करें, क्योंकि यही इस कहानी की रीढ़ है। जैसा बताया, रूस के पास शुरुआत में करीब 3000 सक्रिय टैंक थे। रूस ने लगभग 4400 टैंक खो दिए और यह संख्या लगभग 6000 तक हो सकती है। नई उत्पादन प्रक्रिया में दो सबसे आधुनिक मॉडलों में लगभग 1600 टैंक जोड़े गए हैं। भंडारण से निकाले गए टैंकों में से करीब 5000 टैंक फिर से इस्तेमाल हो सकते थे अगर आप उन 2100 टैंकों को हटा दें जो पूरी तरह जंग लगे या पुराने T-64 थे। जब आप यह सब जोड़ते हैं तो रूसी जमीनी सेना के पास नुकसान की न्यूनतम सीमा के आधार पर लगभग 3600 से 5200 टैंक हो सकते हैं। ये आंकड़ा शुरुआती से लगभग दोगुना है। कागजों पर रूस ने अपनी बख्तरबंद सेना फिर से बनाई और बढ़ाई है, लेकिन वही सेना अब धीरे धीरे मुख्य रूप से संग्रहालय के टुकड़ों से बनी हुई है। समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, हमें देखना होगा कि इस बेड़े में कौन से टैंक है, क्योंकि सभी टैंक एक जैसे नहीं। रूस की टैंक श्रृंखला बताती है कि उसकी सेना अपने दस्तों को बनाए रखने के लिए समय में पीछे जा रही है। अब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टैंक T-72 से शुरुआत करते हैं। 1972 में सोवियत फैक्ट्रियों से पहली बार निकला T-72 सस्ता, साधारण, मजबूत और दसियों हजार की संख्या में बनने के लिए डिजाइन किया गया था, यानी बख्तरबंद गाड़ियों की दुनिया का AK-47। ये इस युद्ध के दोनों पक्षों में सबसे आम टैंक है, क्योंकि यूक्रेन ने भी इन्हें बड़ी संख्या में विरासत में पाया था। आधुनिक रूसी फ्रंटलाइन वर्जन T-72B3 और अपग्रेडेड T-72B3M है, जिनमें बेहतर फायर कंट्रोल और रिएक्टिव आर्मर है। लेकिन T-72 वही टैंक है जो विनाशकारी तबाही के लिए एक वैश्विक मीम बन गया। ओरिक्स की दृश्य रूप से पुष्ट गणना के अनुसार रूस ने सबसे ज्यादा करीब 1800 T-72 टैंक गंवाए हैं। इसका कारण टैंक की डिजाइन में है, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे जब बाकी प्रकारों पर बात होगी। दूसरा मॉडल T-80 है, जिसे अपनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 1976 में पेश किया गया यह दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर उत्पादित टैंक था जो गैस टरबाइन इंजन से चलता था। वही सिद्धांत हेलीकॉप्टर या जेट में भी होता है। यह अपने आकार के अनुसार तेज और शांत था और खुले मैदान में 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। सोवियत संघ और बाद में रूसियों ने ऐसे लगभग 5400 से 5500 टैंक बनाए, जिनका उत्पादन 2001 तक जारी रहा। यूक्रेन में T-80 को लगातार भारी शरण का शिकार हुआ है। दिसंबर 2024 तक खुले स्रोतों की गणना ने 1000 से अधिक T-80 के नष्ट, क्षतिग्रस्त, छोड़े या कब्जा होने की पुष्टि की है। और कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि रूस ने अपने पूरे तैनात किए जा सकने वाले T-80 बेड़े को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हालांकि इस मजबूत दावे को एक तय तथ्य की बजाय एक अनुमान के रूप में देखा जाना चाहिए। रूसी टिप्पणीकारों के अनुसार मॉस्को ने लगभग 90% उपलब्ध T-80 टैंक तैनात किए हैं। बाकी को साइबेरिया के ओम्स्क प्लांट भेजा जा रहा है ताकि उन्हें T-80 BVM मानक में बदला जा सके। कहा जाता है कि रूसी टैंक चालक दल ने T-80 को एक डरावना उपनाम दिया है, स्टील ताबूत,
क्योंकि उन्होंने कई बार देखा है कि ये टैंक एक ही हिंसक घटना में अपनी टर्रेट खो बैठते हैं। लाइनअप में सबसे ऊपर T-90 है, खासकर इसका आधुनिक T-90M प्रदीप, जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रचार मशीन दुनिया के बेहतरीन टैंकों में गिनती है। T-90 खुद T-72 से विकसित हुआ है, लेकिन इसमें कई सुधार किए गए हैं, जैसे बेहतर तोप और फायर कंट्रोल सिस्टम, रिएक्टिव आर्मर, सोजना यू गनर की साइट और कमांडर की पैनोरामिक साइट। यह इसे पश्चिमी मानकों के करीब लाता है और रूस का सबसे बेहतरीन टैंक है जिससे वह लड़ाई करता है। फिर भी इसकी भारी तबाही पूरी समस्या उजागर करती है। जून 2026 के लिए ऑरिक्स के आंकड़े बताते हैं कि 220 से ज्यादा T-90 वेरिएंट खोए गए हैं, जिनमें से 155 T-90M हैं। एक और चौंकाने वाली जानकारी ये है कि रूस ने युद्ध 70 से कम T-90M टैंकों के साथ शुरू किया था। 52 महीनों में उसने उससे दुगने से ज्यादा टैंक खोए हैं। तो पहले जो आंकड़े थे कि फैक्ट्री एक साल में 250 टैंक बना सकती है, वो शायद प्रचार मशीन का नतीजा है। और फिर जब T-72 का भंडार भी कम होने लगा तो रूस पूरी तरह से बेताब हो गया। ये 1970 के दशक से भी आगे गया, 1960 के दशक से भी आगे गया और T-62 को बाहर निकाला, जो 1961 में सेवा में आया था, और T-55 को, जिसका डिजाइन सीधे युद्ध के बाद के सोवियत टैंक कार्यक्रमों से जुड़ा है। ये पुराने टैंक हैं जिनकी बख्तरबंदी पतली, तोपें कमजोर और गोला बारूद रखने की व्यवस्था नए टैंकों से भी ज्यादा खतरनाक है। 2020 के दशक में T-55 टैंकों को मोर्चे पर देखना कई विश्लेषकों के लिए यह स्पष्ट संकेत था कि रूस अब सिर्फ संख्या के बल पर भरोसा कर रहा है और गुणवत्ता के सभी लाभ छोड़ चुका है। 1946 का टैंक आज भी मार सकता है, पर आधुनिक युद्ध नहीं जिता सकता। रूस ये जानता है। अगर आप और विश्लेषण चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम हर महत्वपूर्ण घटना पर वीडियो डालते हैं। अब ये सब हमें इस पूरी कहानी के मुख्य बिंदु पर ले आता है, वो टैंक जिसे सब कुछ बदलना था लेकिन वो फ्लॉप साबित हुआ, T-14 अर्माटा। 2015 में रूस ने अर्माटा को रेड स्क्वायर परेड में क्रांतिकारी तौर पर पेश किया था। एक अगली पीढ़ी का टैंक जिसमें बिना चालक दल का टर्रेट, सुरक्षित क्रू कैप्सूल और आती हुई मिसाइलों को हवा में मार गिराने के लिए बनाई गई सक्रिय सुरक्षा प्रणाली थी। एक डिजाइन जो पश्चिमी समकालीन टैंकों को हराने के लिए बनाया गया था। लेकिन 21वीं सदी के सबसे बड़े टैंक युद्ध में, जहां रूस को 1946 की मशीनें तैनात करने तक की मजबूरी हो गई, वहां आर्माटा लगभग पूरी तरह से नदारद रहा है। 2023 में यह थोड़े समय के लिए सतर्कता के साथ दिखा। बताया गया कि इसे सिर्फ पीछे से अप्रत्यक्ष फायरिंग में इस्तेमाल कर 1 महीने में हटा लिया गया। आधिकारिक सफाई यह थी कि आर्माटा बहुत महंगा है और ज्यादा तादाद में सस्ते वाहन खरीदना ज्यादा समझदारी है। रिपोर्ट की गई यूनिट लागत लगभग 5 मिलियन से 9 मिलियन डॉलर के बीच है, जो कि T-72, T-80 या T-90 से कहीं ज्यादा है। ये एक नया प्लेटफॉर्म है, इसलिए ये मौजूदा उत्पादन लाइनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। आर्माटा को परेड की सजावटी चीज मानना आसान है, लेकिन एक दिलचस्प तर्क भी है जिसे गंभीरता से लेना चाहिए। कुछ मायनों में T-14 डिजाइन की विफलता नहीं, बल्कि समय का शिकार है। एक शानदार टैंक जो ऐसे युद्ध में उतारा गया जहां अब ऐसे टैंकों को इनाम नहीं मिलता। आज $1000 का ड्रोन करोड़ों के वाहन को निष्क्रिय कर सकता है। ऐसे में करोड़ों एक टैंक पर खर्च करना आत्मघाती है। यही हमें मुद्दे के मूल बिंदु पर लाता है। रूस ने सोवियत युग के टैंकों का विशाल बेड़ा फिर से तैयार किया है। तो आखिरकार ये सारे टैंक पहली बार में इतनी बुरी तरह क्यों फेल हो गए? इसका जवाब 3 अलग अलग स्तरों में मिलता है। पहला स्तर T-72 डिजाइन की कमजोरी से जुड़ा है, जो वीडियो में बार बार दिखती है, भले ही आप न जाने कहां देखना है। रूसी टैंक पर हमला होते ही चमक दिखती है और टर्रेट कई फीट ऊपर उछल जाता है। सैनिक और विश्लेषक इसे जैक इन द बॉक्स इफेक्ट या टर्रेट टॉस कहते हैं। यह टैंक की इंजीनियरिंग की विशेषता है। रूसी टैंकों T-72, T-80 और T-90 में ऑटोमेटिक लोडर होता है, जिससे ये 3 सदस्यीय क्रू के साथ चल सकते हैं और इनका प्रोफाइल नीचा होता है, जिससे इन्हें निशाना बनाना कठिन होता है। उस ऑटो लोडर को चलाने के लिए टैंक अपने गोला बारूद को लगभग
20 तैयार राउंड्स टरेट के बेस में एक कैरोसेल रिंग में स्टोर करता है, जो वाहन के ठीक बीच में क्रू कंपार्टमेंट के चारों ओर होती है। जब कवच भेदी वार रिंग तक पहुंचता है, एक प्रोपेलेंट चार्ज भी चेन रिएक्शन शुरू कर पूरे गोला बारूद को एक साथ फोड़ सकता है। दबाव के पास ऊपर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, जिससे टर्रेट पूरी तरह से उड़ जाता है। पश्चिमी टैंकों के साथ तुलना ही असली समझौते को उजागर करती है। अमेरिकी M1 एब्राम्स टैंक में गोला बारूद टर्रेट के पिछले हिस्से के अलग कंपार्टमेंट में रखा जाता है, जिसे बख्तरबंद दरवाजे से क्रू से अलग किया जाता है और जिसमें ब्लोआउट पैनल लगे होते हैं। हमला होने पर ये पैनल विस्फोट को ऊपर बाहर निकालते हैं, जिससे क्रू कंपार्टमेंट सुरक्षित रहता है। क्रू ऐसे गोला बारूद में लगी आग से बच सकते हैं और बच चुके हैं, जिससे रूसी क्रू तुरंत नष्ट हो जाता। अब सोवियत डिजाइनर मूर्ख नहीं थे। उन्होंने जानबूझकर एक विकल्प चुना, जिसमें उन्होंने एक छोटे, हल्के, सस्ते टैंक के बदले एक विनाशकारी विफलता की संभावना को स्वीकार किया, जो बड़े पैमाने पर बनाना आसान था, रेल द्वारा ले जाना आसान था और युद्ध के मैदान में देख पाना भी मुश्किल था। जिस तरह के युद्ध की सोवियत योजनाकारों ने कल्पना की थी, उसमें एक तेज महाद्वीपीय टकराव होता, जहां व्यक्तिगत टैंक की जीवित रहने की क्षमता से ज्यादा मायने भारी संख्या रखती थी, तो यह तर्कसंगत सौदा कहा जा सकता है। समस्या यह है कि यह वह युद्ध नहीं है जब आपके पास दर्जनों ड्रोन टैंक के ठीक ऊपर मंडरा रहे हों, और वो भी इतिहास की सबसे ज्यादा निगरानी वाली अग्रिम पंक्तियों में से एक पर, तो वो कमजोरी अचानक कभी कभार लगने वाली मार नहीं रहती, बल्कि जानबूझकर साधा जाने वाला निशाना बन जाती है। अब विफलता की दूसरी परत का टैंकों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर है कि रूस ने उनका इस्तेमाल कैसे किया। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण कीव की ओर शुरुआती बढ़त है। रूस ने लंबी बख्तरबंद टुकड़ियों को राजधानी की ओर जाने वाले, आसानी से भापे जा सकने वाले राजमार्गों पर दौड़ाया, और ये टुकड़ियां लगातार ईंधन की कमी से जूझ रही थी, और उससे भी ज्यादा अहम बात, उनमें पैदल सेना की भारी कमी थी। एक टैंक बख्तरबंदी और मारक क्षमता के बावजूद पास से लगभग अंधा बहरा होता है। इसकी दृश्यता किनारों व पीछे बहुत खराब होती है। जंगलों, कस्बों व गांवों में ये पास आने वाले के लिए असुरक्षित होता है। स्क्रीनिंग इन्फेंट्री का काम है छिपे दुश्मनों को खोजकर कार्रवाई करना, ताकि वे हमला न कर सके। मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट ने इसे 1973 के योम किपुर युद्ध से जोड़ा है, जैसे मिस्र और सीरिया की इन्फेंट्री ने सैगर मिसाइलों से बिना समर्थन वाले इजरायली टैंकों को तबाह किया था। 1973 में आधुनिक एंटी टैंक मिसाइलों और ड्रोन से लेस यूक्रेनी हल्की इन्फेंट्री की छिपी टीमों ने रूसी काफिलों पर हमला किया, जिन्हें वैसे आगे बढ़ने का कोई तुक नहीं था। काफिलों को सड़कों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि आसपास की जमीन कीचड़ भरी और पार करने में मुश्किल हो गई थी। और इसका नाटकीय उदाहरण कुख्यात 35 मील लंबी काफिले की तस्वीरों में दिखा, जो कीव के उत्तर में था। वे ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। फिर रूस ने लंबी लड़ाई की तैयारी न होने से उनका ईंधन खत्म हो गया। ये घमंड का एक सबक था, जिसे 35 मील लंबी घिरे हुए टैंकों की काफिले की तस्वीर ने दिखाया। तीसरी परत है हथियारों की। अगर आपने युद्ध की शुरुआत में ध्यान दिया हो, तो टैंकों को अमेरिकी जेवलिन और ब्रिटिश NLAW द्वारा रोका गया था। ये कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले मिसाइल हैं, जो यूक्रेनी प्रतिरोध के वायरल प्रतीक बन गए। यूक्रेन ने अपना खुद का लेजर गाइडेड स्टुगना P भी तैनात किया, लेकिन 2025 तक कुछ यूक्रेनी और स्वतंत्र ड्रोनों के आकलनों ने रूसी टैंक नुकसानों का लगभग 65% श्रेय इन्हीं ड्रोनों को दिया। और यही ड्रोन शब्द है जिस पर कहानी आधारित है। यूक्रेन की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के अनुसार देश की रक्षा उद्योग 2026 तक सालाना 80 लाख से अधिक FPV ड्रोन बनाने की क्षमता तक पहुंच गई थी। 160 से ज्यादा कंपनियों में बड़े कारखानों से लेकर गैराज स्टार्टअप्स तक शामिल है। ये यूक्रेनी स्रोत है, लेकिन उत्पादन स्तर चाहे जो भी हो, मोर्चा अब सस्ते उड़ने वाले बमों से भरा है, जो हर चलती चीज पर निशाना साधते हैं। टैंकों पर इसका असर बहुत सख्त है। अब टैंक को सिर्फ घाट टीम की चिंता नहीं रहती, जिसमें वो फंस सकता है। उसे हर समय, हर मीटर, पूरे 1100 किलोमीटर की मोर्चा रेखा पर आगे बढ़ते हुए आसमान की चिंता करनी पड़ती है। रूस और यूक्रेन ने ड्रोन के खिलाफ लड़ाई में कई मजेदार डिजाइन बनाए। पहला उपाय था इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, जिसमें जैमर FPV ड्रोन
और उसके पायलट के बीच रेडियो लिंक काट देते हैं, जिससे ड्रोन बेअसर होकर जमीन पर गिर जाता है। ये काम तब तक चला जब तक ड्रोन निर्माताओं ने फाइबर ऑप्टिक्स नहीं अपनाया। रेडियो सिग्नल की जगह ये ड्रोन पीछे बेहद पतली केबल छोड़ते हैं जो उड़ते हुए खुलती है और ड्रोन को पायलट से भौतिक रूप से जोड़ती है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने 2024 वसंत में इनका इस्तेमाल किया और यूक्रेन ने भी जल्दी ही उनकी बराबरी कर ली। ये केबलें युद्ध क्षेत्र में बिखरकर पेड़ पौधों, इंफ्रास्ट्रक्चर और पक्षियों के घोंसलों में उलझ गईं। लेकिन इसके बावजूद इससे फाइबर ऑप्टिक्स इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल आया, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने 2026 में दाम 250 से 400% तक बढ़ा दिए। इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा फेल होने पर रूस ने भौतिक कवच अपनाया। 2022 में इसकी शुरुआत उससे हुई जिसे सैनिक तंज में कोप केजेस कहते थे। ये साधारण धातु की सलाखदार संरचनाएं थी जिन्हें टैंक के टर्रेट पर वेल्ड किया जाता था ताकि ड्रोन द्वारा गिराए गए ग्रेनेड को रोका जा सके। अप्रैल 2024 की शुरुआत में रूस यूक्रेन युद्ध के मैदान पर टर्टल टैंक दिखाई दिए। पूरे वाहन को वेल्डेड शीट मेटल के खोल में ढक दिया गया, जिससे टैंक एक कच्चे धातु के डिब्बे के अंदर गायब हो गया जिसमें सिर्फ तोप बाहर निकली हुई थी। 2024 में रूसियों ने खोलों में सैकड़ों मोटी कीलें जोड़ी ताकि उनसे बने पोर्क्यूपाइन टैंक ड्रोन को फंसाकर उनके मुख्य ढांचे तक पहुंचने से पहले ही विस्फोट करा दें। 2025 तक ये कीलें विकसित होकर हजारों बारीक धातु के बाल बन गई जो उधेड़ी गई एल्यूमिनियम केबल से बनी थी और वाहन पर झबरीले कोट की तरह लटक रही थी। कुछ पर्यवेक्षकों ने इन्हें शाही जैसा कहा और ये युद्ध में सबसे सुरक्षित टैंक थे जो दर्जन भर एफपीवी ड्रोन को रोक सकते थे। फिर भी इन्हें नष्ट किया जा रहा था। अब योजना क्या है? रूस वास्तव में इस विशाल बख्तरबंद भंडार के साथ क्या करना चाहता है जिसे वह तैनात नहीं कर सकता? ईमानदार जवाब यह है कि क्रेमलिन के बाहर कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता। सबसे संभावित व्याख्या यह है कि रूस लंबी रणनीति अपना रहा है। रूसी कमांडर मानते हैं कि कोई नई काउंटर ड्रोन तकनीक, जैमिंग, इंटरसेप्टर्स या डायरेक्टेड एनर्जी में बड़ी सफलता मिलेगी, जिससे युद्ध का मैदान फिर से तेज, मोबाइल और मशीनीकृत हो जाएगा। और इस बीच वे अपने बख्तरबंद कोर को सुरक्षित और फिर से तैयार कर रहे हैं, उसे पूरी तरह से सुरक्षित और उस भविष्य के पल के लिए तैयार रख रहे हैं जब टैंक फिर से राज कर सके। एक और गहरी, अधिक तात्कालिक संभावना और सरल है। ये दर्शाता है कि रूसी कमांडर दबाव में इतने हताश हो सकते हैं कि वे टैंकों को फिर से आग में झोंक दें, चाहे परिणाम कुछ भी हो। ऐसी स्थिति में विशाल पुनर्निर्मित बेड़ा सिर्फ खर्च करने योग्य स्टील का भंडार है जिसे युद्ध में भारी कीमत पर जमीन पाने के लिए झोंका जाता है। याद रखिए, 2022 के बाद रूस की प्रगति इतनी धीमी हो गई कि 2023 और 2025 के बीच उसने यूक्रेन के केवल लगभग 1.23% क्षेत्र पर ही कब्जा किया। और इसमें एक आखिरी मोड़ है। पुनर्निर्मित बेड़ा अपनी संख्या के बावजूद असल में एक बारगी सहारा है। रूस ने सोवियत भंडार का उपयोग किया था जो अब लगभग खत्म हो गया है। जून 2026 में ओपन सोर्स विश्लेषक जॉन पी द्वारा किए गए सैटेलाइट विश्लेषण से पता चला कि रूस ने युद्ध से पहले 7,342 टैंकों का भंडार रखा था, लेकिन अब केवल 2,088 टैंक ही स्टोरेज में बचे हैं और उनमें से भी सिर्फ 851 टैंक ही मरम्मत के लायक है। बाकी बचे 1,237 टैंक वास्तव में बेकार इन्वेंट्री है। तो रूस ने अपने पूरे शीत युद्ध टैंक भंडार का लगभग 72% खत्म कर दिया है। इस बिंदु पर अगर नुकसान लगभग 90 टैंक प्रति माह की दर से जारी रहता है तो स्टॉक पूरी तरह से खत्म होने में लगभग 9 महीने और लगेंगे। और जब ऐसा होगा तो इस्तेमाल करने के लिए सोवियत कवच की और लहरें नहीं बचेंगी और रूस के पास जो भी होगा वह केवल उसी पर आधारित होगा जो वह बना सकता है। रूस को टैंकों ही नहीं अन्य चीजों की भी कमी हो रही है क्योंकि युद्ध में तोपखाने का प्रभाव घट रहा है। और अधिक जानने के लिए इस वीडियो को देखें और रोजाना खबरों के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें।